नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और स्टॉकबॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। अगर आपको इंटरेस्ट है इकोनॉमिक आर्टिकल्स में, बिजनेस आर्टिकल्स में, फाइनेंशियल आर्टिकल्स में, देन आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड आपको रोज़ ऐसे वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगी। तो हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स आज। शुरुआत करते हैं AI से। AI एक टॉपिक है जो रोज़ न्यूज़पेपर्स में रहता है एंड यहाँ पे हर एक इंसान अभी डिस्कस करता है इसके बारे में, क्योंकि हर चीज़ को ये इम्पैक्ट कर रहा है, हर इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को, वर्कर को, हर एक चीज़ इससे इम्पैक्ट हो रही है। तो द रेस टू एम्ब्रेस वर्क प्लेस AI, जितने लोग अभी जॉब कर रहे होंगे, आई थिंक दे मस्ट हैव फेल्ट इट कि इस वक्त जितने भी वर्क प्लेसेस हैं यहाँ पे एक रेस चल रहा है। ये देखिए वर्क प्लेस AI को लेके कि कंपनीज में जो भी काम कर रहे हो आप, वहाँ कैसे AI को इंटीग्रेट किया जा सके। तो लेस देन 2 years since generative artificial intelligence came to market, organizations are discovering that instead of automating away jobs, the technology is boosting workers' performance. Yes, this is what I've personally felt कि instead कि ये पूरा एक जॉब खुद कर ले, ये एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज कर देता है। तो एक इंसान अब पहले से काफ़ी ज़्यादा काम कर पा रहा है बिकॉज ऑफ AI। दैट्स वन ऑफ द की फाइंडिंग्स ऑफ फ्रेशवर्क्स ग्लोबल AI वर्कप्लेस रिपोर्ट, जहाँ पे एक सर्वे किया गया 7,000 एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय जो इंडिया में है और वेस्ट एशिया में, उनका हाईएस्ट AI यूसेज है काम में, और सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी आप ये देखिए इंडियन और वेस्ट एशियन एम्प्लॉयज़ के पास है। तो ट्रेन फॉर AI अगर देखें तो 70% ऑफ एम्प्लॉयज़ इन इंडिया एंड वेस्ट एशिया हैव सम AI एक्सपर्टीज़ एंड 32% ही हैं सिर्फ जिनके पास UK और US में AI की एक्सपर्टीज़ है। 54% ऑफ इंडियंस यूज़ फ्री वर्जन्स ऑफ ऑनलाइन AI टूल्स। 54%, दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। सो वी कैन सी दैट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी और अडेप्टेशन की बात हो, इंडियंस आर एक्चुअली लीडिंग। पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे लास्ट में हमें पता लगता था, कुछ शायद अगर आप देखें लास्ट डेकेड या उससे लास्ट डेकेड, कि हाँ ठीक है वी वर द लास्ट टू अडाप्ट। हम स्लो थे थोड़ा ओवरऑल, अगर आप देखें इन चीज़ों में वी वर स्टिल मैनेजिंग थिंग्स, नई चीज़ें थी हमारे लिए। बट राइट नाउ 70% लोग ऑलरेडी AI इंडिया में यूज़ कर रहा है। और बाहर क्या नंबर है, US और UK जैसी कंट्रीज़ में 34%, 32%। ये वो कंट्रीज है जिन्होंने AI डेवलप किया है, बेसिकली इन्वेंट किया है AI। तो इन्वेस्टमेंट वरीज 57% ऑफ मैनेजर्स इंडिया में और वेस्ट एशिया में ज़्यादा टाइम AI पावर्ड सॉफ्टवेयर पे स्पेंड करेंगे। 56% ऑफ देम दे विल से कि सच सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेटर रिटर्न्स देता है अगर इन पे इन्वेस्टमेंट की जाए। और 30% ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं ये कंसर्न हैं डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर के। तो इंडियंस लीड करते हैं। 86% ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिया में कहते हैं कि AI टूल्स की वजह से उनका काम इंप्रूव हो गया है। 75% AI एडॉप्शन है इंडियन वर्कप्लेस लीडर्स में, और 68% एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट करेंगे AI को और ज़्यादा अगर ह्यूमन रिव्यू के थ्रू ये होकर जाता है तो, विच इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जो इंडियंस शो कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क प्लेसेस में। ये मैं लीडर्स की भी बात कर रहा हूँ, जो वर्क प्लेस पे हमारे लीडर्स हैं, मैनेजमेंट है, बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज़ जो ऑपरेशंस में हैं। बाइडेन ऑन शेकी ग्राउंड, डेमोक्रेट्स स्टार्ट रैलिंग बिहाइंड कैमला हैरिस। US में अभी इलेक्शंस हैं, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है US में, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अब देखिए, किसी ने आइडिया दिया जो बाइडेन को कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिबेट कीजिए जाके लाइव। एंड वी नो दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ गुड स्पीकर, ही इज़ अ गुड ओरेटर, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड जो बाइडेन को हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एज इफेक्ट उनके ऊपर दिखता है, कहीं टॉपिक से रिलेटेड हमेशा कुछ अलग बोल देना, उससे कोई रिलेशन ही ना होना, जो सवाल पूछा गया हुआ उनके जवाब का। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं हमने, जिससे पता लगता है कि यस, एज 81 ईयर्स के वो हो चुके हैं और इसका कहीं ना कहीं फ़र्क दिख रहा है। सो ये ना हुआ ये कि जब आप खड़े हैं सामने एंड आप डिबेट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई होकर दिखेंगी, राइट। लोग आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे होंगे, एक एक शब्द सुन रहे होंगे आपने क्या बोला, एंड यही हुआ। ये डिबेट डिजास्टर्स था, ठीक है, इंडिया में भी वैसा ऐसा होना चाहिए। ये डिजास्टर्स डिबेट था जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। एंड यहाँ पे जो बाइडेन के अगेंस्ट खुद ही उनके लोग हो चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में अगर आप देखें, जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, कई सारे बिलियनर्स ने, हमने लास्ट आर्टिकल में देखा था, डिस्कस भी किया था कि कैसे लेटर्स लिखे हैं कि हम डेमोक्रेट को फंडिंग देंगे नहीं, पैसे देंगे नहीं अगर आपने
जो बाइडन की जगह किसी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। सो यहाँ पे क्या है, अब हमारे अगर देखें आप तो काफ़ी यहाँ पे डिबेट्स भी चल रहे हैं, पार्टी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, डेमोक्रेट जो हैं ये कुछ साथ दे रहे हैं जो बाइडन का, कुछ अगेंस्ट है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रोबेबल कैंडिडेट है, यूएस वाइस प्रेसिडेंट है जो, जिनका नाम है कमला हैरिस। इंडियन ओरिजिन की ही है वो भी, एंड वाइस प्रेसिडेंट है, फीमेल कैंडिडेट है। ऑल्दो फीमेल कैंडिडेट अभी तक अमेरिकन ने चूज़ नहीं किया है एज प्रेसिडेंट, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बाइडन की जो नेचुरल सक्सेसर है वो यही रहनी चाहिए अगर वो प्रेशर में आकर के स्टेप असाइड करते हैं, साइड हट जाते हैं तो इस वाले इलेक्शन से। एंड यहाँ पे जो पार्टी डोनर्स और एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि क्या बेटर चांस है इनका जीतने का। यस, बिकॉज ऑफ कोर्स एट द एंड आपको जीतना है, चाहे कोई भी जीते, चाहे उसकी क्या कुछ भी है, जो क्या उसके जीतने के चांसेस है, लोग क्या उन्हें पसंद करते हैं। तो पार्टी डोनर्स इस वक्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि डज शी हैव अ बेटर चांस देन बाइडन ऑफ बीटिंग डोनाल्ड ट्रंप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो बाइडन इज स्टेइंग इन द रेस, उन्होंने कहा है, बार बार कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो काफ़ी इन्होंने आप कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की है पिछले 5 सालों में जब से ये इलेक्ट हुई है। एंड लास्ट टाइम इलेक्शंस में भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था। यहाँ पे इन्होंने एक परेड किया ब्लैक डेमोक्रेट्स का, जिन्होंने सैटरडे को वार्न किया दूसरे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी का कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार आते हैं तो आप जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे फियर रहता है काफ़ी डेमोक्रेट्स में कि ये कहीं ना कहीं ब्लैक्स के अगेंस्ट हैं, ये रेसिस्ट हैं। इस टाइप के कमेंट्स हमेशा किए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ऑल्दो आप देखेंगे इस बार शायद ये चीज़ें काम करें या ना करें, दे डोंट नो। तो यहाँ पे कंपेरेटर बाइडन के लिए कौन है इस वक्त, एक तरीके से आप कह सकते हैं उनकी ही पार्टी में उनकी ही वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो वी हैव टू सी कि क्या होता है यहाँ पर यूएस में, और क्या बाइडन इलेक्शन जीत पाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। एक CNN पोल आया था, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, जो रिलीज़ हुआ 2 जुलाई को, जहाँ पे देखा गया कि वोटर्स जो फेवर करते हैं ट्रंप को ओवर बाइडन बाय 6 परसेंटेज पॉइंट, 49 to 43% इस वक्त। तो जैसे हमारे यहाँ एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स आते हैं ना, वैसे ही यूएस में ये, हमारे यहाँ जब ये हुआ था उससे भी पहले से कल्चर है पोल्स का, ठीक है। तो CNN पोल जो आया 2 जुलाई को, वहाँ पे ट्रंप को ज़्यादा फेवर मिल रहा है वोटर्स का, 49% वोटर्स ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, 43% बाइडन को कर रहे हैं। तो हैरिस ने एक्चुअली ट्रेल किया ट्रंप को 47 to 45%, यस, विद इन द मार्जिन ऑफ एरर। तो ये भी देखा गया कि जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी हैरिस को बैक करते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इनको। तो यस, दिस इज़ प्रैक्टिकल कि जो बाइडन को हटा करके जो जिसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट कर रही है उसे यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा किया जाए। आते हैं नेबर के ऊपर। हमारे नेबर पाकिस्तान में कुछ अभी चीज़ें हो रही हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान विदर्स अंडर डेडली हीट एंड फियर्स कमिंग रेन्स। यस, सो वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज मैंने आपको बोला कि हम फाइनेंशियल आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, बिजनेस या फिर जियो पॉलिटिकल। सो दिस इज़ अ लेसन फॉर अस एज वेल। इसे हम इस नज़रिए से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। तो जो पड़ोसी की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो कुछ दिनों में आपकी प्रॉब्लम्स बनी जाती हैं यूजुअली। या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नेबर के साथ कोई प्रॉब्लम हो और आप उससे अफेक्ट ना हो, भले ही 10% हो, राइट। तो ये ऐसा प्रॉब्लम है जो हमें अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें, नियरली एवरी कॉर्नर ऑफ कराची, काफ़ी बड़ा टाउन है, बड़ी सिटी है, सॉरी, पाकिस्तान में, यहाँ पे स्कॉर्चिंग हीट वेव के साइंस अभी चल रहे हैं। यस, खतरनाक हीट वेव्स, टेम्परेचर अगर आप देखिए पाकिस्तान में, वेदर ऐसा पनिश कर रहा है ना इस कंट्री को कि आप यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेस से। यस, गर्मी से रिलेटेड बीमारियाँ अभी चल रही है जो हॉस्पिटल्स में लोगों को आप देख सकते हैं कि पुश कर रही है, एंड कैपेसिटीज़ भी फुल हो चुकी हैं हॉस्पिटल्स की। तो मॉर्ग्स ओवरवेल्म्ड हैं बाय सर्जन, बॉडीज़ आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड स्पेस। मतलब डेड बॉडीज़ के लिए भी जगह नहीं मिल रही है इस वक्त, ऐसी हालत है। और ये हालत किसकी वजह से? क्लाइमेट की वजह से। गर्मी इतनी ज़्यादा है वहाँ पे, एंड हो क्या रहा है, जितने फ्रस्ट्रेटेड रेसिडेंट्स हैं, लोग हैं, वो ब्लॉक कर रहे हैं रोड्स को, स्टोन से, स्टिक से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यस, पीने के पानी की बहुत कमी है वहाँ पे।
एंड हमने अभी दिल्ली में भी देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे पीने के पानी को लेकर, जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तो जो मार्केट्स हुआ करते थे, बस्टिंग मार्केट्स जहाँ भीड़ हुआ करती थी पूरे दिन, वो अब बिल्कुल खाली हो चुके हैं। लोग अब अपना घर से ही नहीं निकलते जब तक कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो कराची जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी है और इकोनॉमिक हब भी है, आप कह सकते हैं मुंबई है वो पाकिस्तान का, अगर मैं इंडिया के रेफरेंस से बताऊँ तो ये लेटेस्ट प्लेस है टू सफ़र एज साउथ एशिया रोस्ट अंडर अ ब्लिस्टरिंग हीट वेव। यस, साउथ एशिया में जो ब्लिस्टरिंग हीट वेव है उससे ये सफ़र कर रहा है। एंड ये एक ब्रूटल रिमाइंडर रहा है ये समर सीजन टोल ऑफ क्लाइमेट चेंज का। यस, क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे, किस तरीके से एक्सट्रीम वेदर हो रहा है पूरी दुनिया में। गर्मी तो बिल्कुल एक्सट्रीम, बारिश तो ऐसी कि फ्लड्स आ जाएं, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाए, और सर्दियों में भी बिल्कुल कड़ाके वाली सर्दी जहाँ पे कोल्ड वेव शुरू हो जाए। तो इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो 8 डे स्ट्रेच जो रहा है लास्ट का, तो टेम्परेचर वहाँ पहुँचा है 40 डिग्री सेल्सियस विथ हाई ह्यूमिडिटी एडिंग टू मिजरी। दिस वॉज हॉटेस्ट सिंस 2015। तो मैं तो क्या ही बोलूँ, इन्हें तो शायद कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज 40 डिग्री सेल्सियस तो इंडिया में इज़ अ गुड वेदर। 48 डिग्री, वी हैव क्रॉस 50 डिग्री दिस ईयर, तो ये तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं अभी। बट येस, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। देखिए, इसीलिए हम 50 डिग्री सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ बिजली के कनेक्शन प्रॉपर है, ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। हॉस्पिटल्स काइंड ऑफ इक्विप्ड हैं या प्रिपेयर्ड रहते हैं ओवरऑल। अगर आप देखें, ऐसा नहीं कि मारा मारी हो जाए बिल्कुल, या अगर हुई है और शायद मे बी हमने न्यूज़ पे कवर ना हुई, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, बट वी डोंट सी इट या विटनेस इट कि हाँ हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स इस तरीके से भरे हुए हैं। और ये 2015 में से लेकर अगर अभी तक देखें तो कराची में सबसे ज़्यादा गर्मी रही है इस वक्त। तो 1200 से ज़्यादा लोग हीट रिलेटेड कॉजेज से मर चुके हैं कराची में, और टेम्परेचर्स करीब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट्स के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक सेंस ऑफ क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है यहाँ के लोगों को। तो अगर आप देखें जो चैरिटी मॉर्ग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 700 बॉडीज़ आई हैं, डेड बॉडीज़ 8 दिनों में। सो कितनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि सारे मॉर्ग्स फुल हो चुके हैं। ये कोविड जैसी सिचुएशन थी जहाँ पे डेड बॉडीज़ को भी बरी करने के लिए हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जहाँ हीट वेव रिलेटेड डेथ्स हो रहे हैं, जिन्हें ऑफिशियली हीट डेथ रिकॉर्ड किया नहीं जाएगा। ठीक है, इन्हें फीवर, हार्ट अटैक, इन्फेंट मोर्टेलिटी इन ऐसे क्लासिफाई किया जाता है। तो गवर्नमेंट के पास हीट रिलेटेड डेथ अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे हमारे पास 0 है। पाकिस्तान में एक भी हीट रिलेटेड डेथ हुई ही नहीं है। ये तो फीवर था या हार्ट अटैक था या इन्फेंट मोर्टेलिटी था, क्योंकि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन किया ही नहीं जाता है। तो पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फ्रिक्वेंट हो गया है वहाँ पे। 6 to 16 आवर्स तक का पावर शॉर्टेज हो रहा है, और मिलियंस ऑफ लोग पंखा भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दिस इज़ अ क्राइसिस जो मैं कहूँगा टेम्परेचर यस है, लेकिन इंडिया में से वर्स्ट टेम्परेचर रहा है। बट प्रिपेयर्डनेस, इंडिया में कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हमारी बहुत बेटर रही है, क्योंकि हमें ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिली है यूजुअली, या हमने खुद नहीं विटनेस की है क्योंकि हमने कोई भी ऐसे आर्टिकल्स या न्यूज़ पेपर्स नहीं देखे। बट हो सकता है कुछ सिटीज़ ऐसी हों जहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स में सिचुएशन रही हो। वी कैन एक्सपेक्ट कि सिटी वाइज कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत जगहों पे बहुत वीक है, तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी। बजट पुश लाइकली फॉर सोशल सेक्टर टू लिफ्ट रूरल डिमांड। यहाँ पे कई लोगों की एक्सपेक्टेशन है जिनसे मैं बात करता रहता हूँ कि इस बार जो बजट है ना थोड़ा हट के आ सकता है, बिकॉज जो बीजेपी गवर्नमेंट है इस बार इनकी जो मेजॉरिटी मिलनी थी इन्हें वैसे एक्सपेक्टेड मिली नहीं। उसके बाद तो हर बार की तरह ऑफ कोर्स ये बजट भी नहीं बनाएंगे और कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे कि अगली बार ये बेटर फेयर कर पाएँ इलेक्शंस में। तो यहाँ पे बात हो रही है बजट की, तो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे रूरल एरियाज़ की। तो यहाँ कई लोगों का ये कह सकते हैं कहना है कि सोशल सेक्टर को पुश किया जाएगा जहाँ पे रूरल डिमांड वापस से आए। इस बार जो बजट होगा वो किसानों के लिए होगा और रूरल एरियाज़ के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो एलोकेशन है फॉर सोशल सेक्टर स्कीम्स, जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, इन चीज़ों की बात होगी बजट में। यस, एंड इन चीज़ों पे पैसा खर्च किया जाएगा, पैसा इंक्रीज किया जाएगा एक्चुअली, ना कि खर्च किया जाएगा। खर्च तो हमेशा होता है, बट ये हम ऊपर नीचे करते रहते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, किसी को कम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो यहाँ पे रूरल डिमांड बढ़ सकता है। तो रूरल डिमांड जब बढ़ता है यहाँ पे
तो जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है हमारी, जो ज़्यादा रूरल एरियाज़ में हैं, इनको काफ़ी राहत मिलती है। तो रूरल इंडिया को बहुत अटेंशन की ज़रूरत है यहाँ पे। बजट एलोकेशंस में ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए कि सोशल सेक्टर को अच्छा खासा यहाँ पे बजट मिले। एंड जो कंफर्टेबल फिस्कल पोजीशन है आफ्टर अ बम्पर 2.1 ट्रिलियन रुपी डिविडेंड रिलीज बाय आरबीआई में हेल्प गवर्नमेंट इंक्रीज एलोकेशन फॉर सच स्कीम्स। यस, अभी आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ही बढ़िया डिविडेंड मिला है, ये है 2.1 ट्रिलियन रुपी का। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पंप आप कह सकते हैं डिविडेंड है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है रूरल एरियाज़ के लिए। तो एक रिपोर्ट जो रेटिंग एजेंसी ICRA के द्वारा पब्लिश की गई थी, उसमें ये बताया गया कि पॉसिबिलिटी है इस बार कि हम बजटेड टारगेट जो हमारा टारगेट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंपेयर टू इंटरिम बजट, हम इंट्रोड्यूस करें नई स्कीम्स इसमें, या नए आउटले लेकर आएँ एग्जिस्टिंग स्कीम्स के लिए। आइक्रा का एस्टिमेट है कि इस बार जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं इस बजट में, वो 37 to 37.1 ट्रिलियन रुपी होगा। ठीक है, जो 50 से 60 हज़ार करोड़ ज़्यादा हो सकता है इंटरिम बजट से। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द रूरल इंडिया, जहाँ पे पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट्स आए। अगर आप देखें सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहाँ पे 2 टाइप के स्कीम्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल देखिए क्या रहा है, 4.4 और 14.4 राइजिंग फोकस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है 50,000 to 60,000 करोड़ की ग्रोथ। सो वी कैन सी दैट एलोकेशन। देखिए इस आर्टिकल का ये कहना है, बट आई विल से दैट डोंट बी टू ऑप्टिमिस्टिक। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन हेल्थ केयर में जाए। दे कैन बी सम न्यू स्कीम्स जो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नई स्कीम अनाउंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही ये एलोकेशंस इंक्रीज कर दे। सो इन्होंने क्या दिया है, राइजिंग फोकस बताया कि ठीक है एक्चुअल इतना रहा है, एंड ओवरऑल एस्टिमेट्स यस बजट इंक्रीज होगा बट नॉट इन द एग्जिस्टिंग स्कीम्स। A lot of people are also expecting कि नई स्कीम्स भी आ जाएंगी। EMPS 2024 ओनली 3.6% व्हीकल सेल्स टारगेट मेट। यहाँ पे बात हो रही है EVs की स्पेशली। ठीक है, अब EV को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे स्कीम्स लेके आई है, एंड काफ़ी सारा हमें इंस्पिरेशन बाहर की कंट्रीज से भी मिला। अगर आप US, यूरोप, चाइना कहीं भी देखें तो EVs के लिए अलग से स्कीम्स हैं जहाँ पे टैक्सेशन वगैरह की काफ़ी रिलीफ है, मैन्युफैक्चरिंग में भी और कंज्यूमर्स को बाय करने के लिए भी। तो 500 करोड़ का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यहाँ पे 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय सेंटर टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडस्ट्री को। एंड ये कंक्लूड हो जाएगा 31 जुलाई को, जहाँ पे सिर्फ 3.6% टारगेट जो है वो मीट हुआ है। यस, ओनली 3.6% ऑफ द टारगेटेड व्हीकल्स सेल्स अचीव्ड सो फार। तो ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें तो इससे पहले एक फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम आई थी, जिसमें सेल्स टारगेट एक्चुअली एक्सीड हो गए थे। 100% से भी ज़्यादा जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए थे। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 3.6%। क्यों, आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री का डेटा है, सिर्फ 13,499 जो टारगेट व्हीकल्स हैं वो बिके हैं। जो टारगेट कितने का था, 3,72,215 का। ठीक है, इस EMPS की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कैटेगरी यहाँ पे हाईएस्ट सेल्स थी, जहाँ पे 12,457 यूनिट्स बिके 2 व्हीलर्स के। ओवरऑल अगर देखें जो टारगेट था 3,33,388 का, जहाँ पे 3.7% ऑफ टारगेट अचीव हुआ है। ई रिक्शा और कार्ड्स की बात करें तो लीज सेल्स थी, सिर्फ 34 यूनिट बिका है, 34। ठीक है, जिस पे टारगेट था हमारा 13,590 का, 0.3%। अगर बात करें 3 व्हीलर्स की, ठीक है, 2 व्हीलर से शुरू किया हमने, अब आते हैं 3 व्हीलर्स पे। ठीक है, 1,000 यूनिट्स बिके हैं ऑलमोस्ट, जहाँ पे टारगेट था 25,238 का, जो 4% है। तो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स क्या बोल रहे हैं, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका जो पुअर अपटेक था, प्लस इसमें इंसेंटिव्स को आपने और कम कर दिए, कंप्लायंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। EMPS स्कीम में इंसेंटिव्स जो थे उसे 66,000 से घटा करके 10,000 कर दिया गया। एंड 3 व्हीलर्स के लिए देखिए 1,11,505 से घटा करके सिर्फ 25,000 कर दिया गया। तो अगर सरकार इतनी कंजूसी करना शुरू कर देगी इसमें, तो यस हमें रिजल्ट्स भी कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्कैम्स भी हुए, बट देखिए सरकार के पास भी रीज़न था ऑफकोर्स। ऐसा नहीं कि दे डोंट वांट कि ग्रो करे, दे वांट कि ग्रो करे, बट फेम स्कीम में काफ़ी सारे
स्कैम्स भी होने लग गए। तो अब स्कैम्स को भी आपको कंट्रोल करना है, राइट, एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकना है और साथ में ग्रोथ भी करना है। तो इस तरीके की एक्सपेरिमेंट्स होंगी और हम कई बार फेल होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई बैड इंटेंशन होगी यहाँ पे, बट येस वी हैव टू डिस्कस दिस कि जब हम स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं तो क्या प्रैक्टिकल तरीका हो जहाँ पे स्कैम भी ना हो पाए, उसका फ़ायदा भी ना उठा पाए कि कोई चोरी करे यहाँ से, बट लोगों की मदद भी हो पाए। तो बूस्टिंग सेल्स एक चैलेंज बन गया है, ठीक है, रिड्यूस इंसेंटिव्स की वजह से। एंड यहाँ पे जो स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है ये भी एक इशू बन रहे हैं, बट ऑफकोर्स कंप्लायंस का भी रीज़न यही रहता है हमेशा कि फ़ायदे उठाए जाते हैं गलत तरीके से। तो गवर्नमेंट को ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा या कुछ बहुत ही क्लेवर स्कीम्स लाने होंगे, क्लेवर तरीके अपनाने होंगे जहाँ पे हमें ये चीज़ें हम बैलेंस कर पाएँ कि ठीक है, स्कैम जो परसेंटेज है उसे तो कम कर पाएँ, साथ में सेल्स को और इंडस्ट्री को, ग्रोथ को भी हम लोग सपोर्ट कर पाएँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चेंजेस लेकर आती है और क्या हम लोग ग्रोथ देख पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो आप रोज़ देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।